हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 8 मई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है रूल्स फॉर न्यू डॉन फॉर इंडियन लीगल इंडस्ट्री। इसमें हम इंडियन लीगल इंडस्ट्री की बात करेंगे। जो रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने जो रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो फॉरेन लॉ फर्म्स की इंडिया में एंट्री हो रही है, एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लिबरलाइजेशन हो रहा है लीगल इंडस्ट्री में, जो अभी तक के नहीं हुआ था, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इस मूव के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, प्लस जो रूल्स रेगुलेशन दिए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। रूल्स रेगुलेशन प्रीलिम्स में आएंगे और जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वो आपको मेंस में पूछा जा सकता है। ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ब्लेज इन हील्स। उत्तराखंड में रिसेंटली फॉरेस्ट फायर आए हैं जिसके कारण 5 लोगों की जानें जा चुकी है। फॉरेस्ट फायर होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके रीज़न क्या है, कॉजेज़ के बारे में चर्चा करेंगे। मिटिगेशन एफर्ट के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स रिलेटेड एस्पेक्ट भी कवर करेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट फायर कहाँ आते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की क्या रिपोर्ट है, फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक नहीं आए लेकिन हर साल न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है बियॉन्ड द सेमेंटिक्स। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोग्रेसिव जजमेंट है जो कि जेंडर जस्टिस इंश्योर करता है। जजमेंट का नाम आपको यूज़ करना है अपने मेंस के आंसर में। तो ये 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई होगी, मोर में क्लिक करेंगे, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस डायरेक्टली सर्च करिए, हम आपको मिल जाएंगे और ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है रूल्स फॉर अ न्यू डॉन फॉर द इंडियन लीगल इंडस्ट्री। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया के बारे में। रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नया रूल्स और रेगुलेशन लाए हैं जिसमें लिमिटेड पर्पस के लिए फॉरेन लॉयर्स को इंडिया में अलाउ कर दिया गया है। तो ये रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, पहले इसे पढ़ेंगे, इसके बाद इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे वो पढ़ेंगे। क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है इंडियन लॉयर्स को, इस पे भी फोकस करेंगे और फिर वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की शुरुआत 1991 में हो गई थी। बहुत सारे सेक्टर्स को फॉरेन फर्म्स के लिए ओपन कर दिया गया। उससे बहुत ज़्यादा इंडिया को बेनिफिट भी मिला है। पिछले 2 दशकों में अगर इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो 1991 में BOP क्राइसिस चल रहा था, हमारे पास 90 दिन का इंपोर्ट कवर नहीं था। अब हमारे पास जो है $600 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है। एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ा है, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी है। वर्ल्ड के साथ जो इंडिया का ट्रेड है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिसे अभी भी इंसुलेटेड रखा गया। उसके अनेक रीजंस हो सकते हैं, स्ट्रैटेजिक रीजंस हो सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है। अनेक रीजंस के कारण उसे ग्लोबल प्रैक्टिसेस से बाहर रखा गया, उन्हें फॉरेन फर्म के लिए ओपन नहीं किया गया। उसमें से एक सेक्टर था इंडियन लीगल इंडस्ट्री। अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्यों इंडियन लीगल इंडस्ट्री को ग्लोबल प्रैक्टिसेस से बाहर रखा गया, तो उसका एक रीज़न तो ये भी है कि हमारे यहाँ जो लॉयर्स हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं हैं यहाँ इंडियन लॉ फर्म्स के पास। और बाहर के फॉरेन लॉ फर्म्स की बात करें, अगर वो यहाँ सेटअप कर लें तो बहुत कंपटीशन हो सकता है इंडियन लॉयर्स के लिए। इसके अलावा इंडिया के जो लॉज हैं, जो कस्टम हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अलग है। और इन्हीं सारी चीज़ों के हिसाब से यहाँ पर जो एथिकल गाइडलाइंस बनी है वो भी अलग है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के कारण ये इंडस्ट्री को अभी तक के इंसुलेटेड रखा गया था। लेकिन चूँकि इंडिया का पूरे वर्ल्ड से ट्रेड बढ़ते जा रहा है, इंडिया जो है एक लीडिंग हब बनते जा रहा है फॉर क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स के लिए, और ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि
लीगल इंडस्ट्री इंसुलेटेड नहीं रह सकती फॉर द लॉन्ग टाइम। आज नहीं तो कल उसे भी ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत सालों के कंसल्टेशन के बाद इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है कि इंडिया की जो लीगल इंडस्ट्री है उसे आज नहीं तो कल ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। और इसी रियलिटी को एम्बेरेस करते हुए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं उन्होंने 2022 में द रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर एंड फॉरेन लॉ फर्म इन इंडिया 2022 में इंट्रोड्यूस किए गए थे और अर्ली 2023 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मेन पर्पस क्या था? इट अलाउज द फॉरेन लॉयर्स टू सेट अप देयर ऑफिस इन इंडिया फॉर सम लिमिटेड पर्पस। यहाँ पर हमने लिमिटेड लेवल पर फॉरेन फर्म्स के लिए इंडिया को ओपन कर दिया है। लिमिटेड पर्पस के लिए वो इंडिया में अपनी दुकान चला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और अगर रीज़न की बात करें तो बीसीआई ने के जो रूल्स हैं उसमें क्लियर कट कहा है, वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज एंड दैट द लीगल प्रोफेशन है इन इंडिया हैज़ टू राइज टू द ओकेशन। चूँकि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है इसलिए इंडिया की लीगल जो इंडस्ट्री है उसे भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो रूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये रूल्स दे दिए जाएंगे और 2-3 स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड रजिस्टर्ड फॉरेन फर्म एंड लॉयर टू प्रैक्टिस ऑन ट्रांजैक्शनल और कॉर्पोरेट वर्क सच एज जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। क्या हुआ है? जो नए रूल्स आए हैं उनके अंदर नॉन लिटिगेशियस पर्पस के लिए फॉरेन फर्म को अलाउ कर दिया गया है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। उनका जो रोल है वो लिमिटेड है। लिटिगेशन पर्पस के लिए वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इंडियन लॉज को वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन लिटिगेशन पर्पस है, जो सब्जेक्ट मैटर है रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन और कॉर्पोरेट वर्क, जैसे कि जॉइंट वेंचर हो रहा है इंडियन और फॉरेन फर्म के बीच में, या फिर फॉरेन फर्म इंडिया में किसी कंपनी को खरीद रहा है, मर्ज कर रहा है, एक्विजिशंस हो रहे हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैटर हैं, इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर होंगे तो जो फॉरेन फर्म्स हैं या फिर फॉरेन लॉयर्स हैं वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। का मतलब ये है कि अगर जर्मनी इंडिया में आके जो है प्रैक्टिस कर रहा है तो इंडिया जो है जर्मनी जाकर भी प्रैक्टिस कर सकता है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। फॉरेन लॉयर्स कैन नॉट अपीयर बिफोर इंडियन कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। जो फॉरेन लॉयर्स होंगे वो इंडिया के कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के सामने अपीयर नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि लिटिगेशन जो पर्पस है उसके लिए इनके रोल को रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है। ये इंडियन लॉज को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन दे आर नाउ परमिटेड टू एडवाइज एंड अपीयर इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केसेस कंडक्टेड इन इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फॉरेन लॉ मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व्ड। अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई केस है तो यहाँ पर फॉरेन लॉयर्स या फॉरेन फर्म को हायर किया जा सकता है, वो अपीयर हो सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अगर आप इंडियन लॉयर्स की बात करें तो इनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। इंडिया जब भी बाहर जाता है, इंडिया के लॉयर्स जो यहाँ से जाते हैं वो बाहर जाकर हर बार जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में हार जाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में फॉरेन एक्सपर्टीज़ का इंडिया जो है यूज़ करना चाह रहा है और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाना चाह रहा है इंडिया को। और इसी पर्पस के कारण जो है, इसी पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए जो फॉरेन फर्म्स हैं और फॉरेन लॉयर्स हैं उनको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में अपीयर होने के लिए, एडवाइस करने के लिए परमिट कर दिया गया है। और हो सकता है कि जो केस इन्वॉल्व हो उसमें फॉरेन जो है फर्म इन्वॉल्व ही ना हो। उस परिस्थिति में भी जो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो इंडिया में है या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो रही है जो कि इंडिया में हो रही है, उसमें फॉरेन जो फर्म होंगे या फिर लॉयर्स होंगे वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियसली जो है प्रोहिबिट कर दिया था फॉरेन लॉयर्स को कि वो इंडिया के लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, चाहे वो लिटिगेशन पर्पस के हो या फिर नॉन लिटिगेशन साइड वाले आपके जो लॉज हैं वो हो। लेकिन अब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने नॉन लिटिगेशियस साइट को ओपन कर दिया है फॉरेन फर्म्स के लिए
और फॉरेन लॉयर्स के लिए। एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ पर रजिस्टर्ड फॉरेन फर्म और लॉयर्स की बात की जा रही है। जो दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ वही आकर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो स्टेप्स ली गई है उसके पॉजिटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके प्रॉस क्या हो सकते हैं। हालांकि जो बीसीआई के रूल्स हैं वो इमीडिएट जो है अफेक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स एंड इंडियन लॉयर्स। बिल्कुल हो सकता है, जब बाहर से फॉरेन लॉ फर्म्स आएंगे, फॉरेन लॉयर्स आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रिलेटेड केसेस में मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो फॉरेन लॉ फर्म्स को हायर करने के ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो मैटर हैं उसमें भी उनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है। तो हो सकता है कि इंडिया के लॉ फर्म्स को इनिशियली इमीडिएटली जो है कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में नुकसान हो, बिल्कुल पॉसिबल है ये। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है इमेंस हो सकते हैं इस मूव के। जैसे कि पहला जो बेनिफिट दिखाई दे रहा है वो है रेसिप्रोसिटी रिक्वायरमेंट से। अगर इंडिया के लॉयर जो है जर्मनी जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें भी बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। पहले तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, जब वो बाहर जाएंगे तो वहाँ पर अपनी जो एक्सपर्टीज़ होगी उसका यूज़ कर पाएंगे और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख कर आएंगे। जब हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की थी तब हमने कहा था कि जो कॉरपोरेट कल्चर है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कल्चर है, वो इंडिया में आएगा, डिसिप्लिन इंडिया में आएगा, कॉरपोरेटाइजेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा, नो हाउ सीखेंगे। इसी तरीके से जब इंडिया के लॉयर्स बाहर जाएंगे तो वहाँ के जो लॉयर्स हैं उनके साथ बातचीत होगी, उनकी स्किल्स देखेंगे, उससे सीखेंगे। जो वहाँ पर चीज़ें यूज़ हो रही है, किस तरीके से लॉयर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सीखी जाएगी और ये सारी चीज़ें जो है लॉयर्स के बीच में एक्सचेंज होगी। तो ओवरऑल जो बेनिफिट है वो किसको होगा? इंडिया की जो लीगल इंडस्ट्री है उसको होगा। जब बाहर से फॉरेन फर्म्स इंडिया में आएंगे तो इंडिया के जो लॉयर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे चांसेस हैं बड़े बड़े फॉरेन फर्म में काम करने का, उन्हें मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियन लॉयर्स के लिए वो कहीं ना कहीं खुल जाएगी। जो वर्क कल्चर होगा वो भी बेहतर होगा। और रिन्यूमरेशन की बात करें तो फॉरेन अगर फर्म इंडिया में आते हैं तो ऑब्वियस है कि आपने देखा होगा जो फॉरेन कंपनीज होती है वो बेहतर पैसा देते हैं इंडियन कंपनी की अपेक्षा। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे कि रिन्यूमरेशन बढ़ जाएगा, जॉब्स बढ़ जाएंगी, एक्सपर्टीज़ बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा ओवरऑल इंडियन लीगल इंडस्ट्री में। और अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो सबके सब जो है बेहतर सर्विस और लो कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड करने लगेंगे। तो ओवरऑल जो है इंडियन लीगल इंडस्ट्री के लिए और जो इंडियन पीपल हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे सबको इसमें प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं इस मूव के, उसे देखने की ज़रूरत है। Indian stakeholders have already identified some of the risk in ongoing conversation with the Bar Council of India। जो इंडिया के स्टेक होल्डर हैं, जो लॉ फर्म्स हैं, वो ऑलरेडी जो रिस्क है इस मूव की उसे डिस्कस कर रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। For instance, the differences in how India and foreign law firms are regulated in their home jurisdiction can create unintended distortion। इंडिया के जो लॉ फर्म हैं वो अलग रूल्स रेगुलेशन से रेगुलेट होते हैं इंडिया में, जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं वो अपने होम जुरिस्डिक्शन में अलग तरीके से रेगुलेट होते हैं। तो दोनों रेगुलेशन में डिफरेंस होने के कारण कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो कि इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ परिणाम हो सकते हैं जो कि ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि इंडियन लॉयर्स की अगर हम बात करें तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट करके क्लाइंट्स को रिझा नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो दिल्ली का कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर प्रीवियसली जो है कोई बहुत बड़े पद पे था, अब जो है वो रिटायर हो गया है, अब वो प्रैक्टिस कर रहा है, लॉयर है, तो वो ये अपना बाहर बोर्ड नहीं लगा सकता कि मैं यहाँ पर ये पद पे था। इस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। ये इंडिया के जो लॉयर्स हैं उनको इस रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर
जो है फॉरेन जुरिस्डिक्शन में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। वहाँ खूब फ्लेक्सिंग की जाती है, खूब फ्लॉन्ट करते हैं कि हम यहाँ लॉयर थे, हम ये थे, हमारा हम बेस्ट लॉयर हैं। इस तरीके से खूब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। लेकिन आपने कभी देखा है कि इंडियन लॉयर्स ने अपना एडवर्टाइजमेंट किया हो, मैं बेस्ट लॉयर हूँ, इस तरह की चीज़ें कभी हुई हो? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलाउ ही नहीं हैं। तो ये एक इशू जो है आ सकता है। दोनों के जो रेगुलेशंस हैं दोनों के होम जुरिस्डिक्शन में वो अलग होने के कारण थोड़ी सी फॉरेन फर्म्स को इंडिया में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो एथिकल रूल्स हैं which governing foreign qualified lawyers may also differ from those in India, creating confusion as to which set of rule will apply in transaction or arbitration setting। जो एथिकल रूल्स हैं है ना इंडिया के, वो अपने हिस्ट्री के हिसाब से और इंडिया के कस्टम के हिसाब से जो है तैयार किए गए हैं। इंडियन लॉ के हिसाब से ये एथिकल गाइडलाइंस बनाई गई है। और फॉरेन जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जो फॉरेन लॉ फर्म होंगे उनके जो एथिकल गाइडलाइंस हैं वो अलग होगी, तो इनमें भी डिफरेंस है। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रिलेटेड जो केसेस होंगे उसमें कौन सी एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, इसे भी क्लियर करने की ज़रूरत है। Finally, certain multi-jurisdiction law firms with offices in various countries may have greater monetary capability than their Indian counterpart, making it difficult for the latter to compete। यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी की जगह अगर हम लॉ फर्म की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, मल्टी जुरिस्डिक्शनल लॉ फर्म। ठीक, ये आपको जो वर्ड्स हैं उसे प्रॉपरली यूज़ करना है। मल्टीनेशनल कंपनी यूज़ नहीं कर सकते, मल्टी जुरिस्डिक्शनल लॉ फर्म। इसका मतलब क्या है, एक लॉ फर्म जो अलग अलग कंट्री में जो है काम कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, जिनकी अलग अलग कंट्री में जो है क्या है बोल सकते हो दुकान है। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसी तरीके से मल्टी जुरिस्डिक्शनल लॉ फर्म होते हैं। जो मल्टी जुरिस्डिक्शनल लॉ फर्म है जब वो इंडिया आएंगे तो उनकी जो मॉनिटरी कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस है कि जो इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, तो दोनों में कंपटीशन नहीं हो पाएगा। एक डर 1991 में जब एलपीजी हो रहा था तो यही था कि जो मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो इंडिया की जो कंपनीज़ हैं वो compete नहीं कर पाएगी और मार्केट से बाहर हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं बीपीएल टीवी का। बीपीएल टीवी जो हमारे यहाँ 90s में या फिर 2000 के जो इनिशियल ईयर हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिका करती थी। आज के समय में देखो तो बीपीएल का नाम और निशान ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन ही सरवाइव नहीं कर पाई, और जो बाहर से फर्म्स आ रहे हैं आपके सोनी हो गए और जितने भी रियलमी, एमआई, रेडमी और न जाने कितने तरह के टीवी हो गए, तो ये जो है बाहर से कंपटीशन जो है क्या नहीं कर पाए, जो बाहर से कंपटीशन आ रहा था उसमें सरवाइव नहीं कर पाए और बंद करना पड़ा। उसी तरीके से बहुत सारे इंडियन लीगल जो इंडस्ट्री में फर्म है, इंडियन लीगल फर्म्स, वो भी compete नहीं कर पाएंगे, ऐसा जो है कहा जा रहा है। और ये बिल्कुल ये होना है ही, क्योंकि जब भी बाहर से इस तरीके से फॉरेन लॉ फर्म्स एंटर होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन में जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे जनरली वही फर्म जीत पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ नुकसान होता है, बहुत सारे फर्म सरवाइव भी करते हैं। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि मर्जर होता है, जैसे कि इंडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखने को मिला है, मर्जर हुआ है, अब 3 4 5 8 4 5 बड़े प्लेयर बचे। उसी तरीके से लीगल इंडस्ट्री में भी जो है किसी ना किसी तरीके से जो आपके इंडियन और फॉरेन फर्म्स हैं दोनों सरवाइव कर जाएंगे इस कंपटीशन में। और अल्टीमेटली जो बेनिफिट होता है वो किसको होता है, कंज्यूमर को, क्योंकि जितना कंपटीशन होगा उतना जो है कॉस्ट कम होता जाता है और उससे कंज्यूमर सरप्लस होता है। हालांकि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इन प्रॉज एंड कॉन्स को बहुत अच्छे से समझता है, और इसी के कारण जो है उन्होंने जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं उनको लिमिटेड सब्जेक्ट नॉन लिटिगियस पर्पस के लिए ही जो है इंडिया में एक्सेस दिया गया है, इंडिया में जो है उन्हें एंट्री दी गई है। इसके साथ साथ जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसमें स्ट्रिंजेंट रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल रिक्वायरमेंट को इम्पोज किया गया है, ताकि जो लॉ फर्म्स आ रहे हैं एक तो वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद उन्हें रजिस्टर्ड भी समय समय पर रिन्यूअल कराना होगा। इस तरीके की स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही तरीके से होगा तो जो होने वाले कॉन्स हैं उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक टाइट रोप पे ज़रूर वॉक कर रहे हैं, लेकिन
जो अभी तक का उनका डिसीज़न रहा है, जो अभी तक का उनका एफर्ट रहा है, वो कंसल्टेटिव रहा है, पार्टिसिपेटिव रहा है और वो लीगल इंडस्ट्री को आगे लेकर जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्लेज इन हील्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट फायर के बारे में चर्चा करेंगे। फॉरेस्ट फायर होती क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और इसके अलावा जो है उसे हम किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं। तो एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है फॉरेस्ट से रिलेटेड डेटा के ऊपर। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो डेटा आता है, जो रिपोर्ट आती है, उसमें फॉरेस्ट फायर्स के बारे में भी डेटा आता है। तो वो डेटा भी आपको पूछा जा सकता है। कौन सा स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट फायर लग रही है, कौन सा एरिया है जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स होती है हर साल। इस तरह की चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। उससे पहले फॉरेस्ट फायर होता क्या है इसे समझ लेते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनी अनकंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ प्लांट इन अ नेचुरल सेटिंग सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, bushland which consumes the natural fuels and sprayed based on the environment condition। जो आपकी फॉरेस्ट फायर होती है ये अनकंट्रोल और नॉन प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग ऑफ प्लांट है नेचुरल सेटिंग में। मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है या ग्रासलैंड एरिया है वहाँ पर अगर फायर लग जाती है जो कि प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, अनकंट्रोल्ड फायर है और वो अपनी एनवायरनमेंट कंडीशन के हिसाब से फैल रही है, तो उसे हम फॉरेस्ट फायर कंसीडर करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसके कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्यों होता है, सबसे पहला रीज़न क्या है, ह्यूमन केयरलेसनेस। ठीक, तो ह्यूमन की गलतियों के कारण ये फॉरेस्ट फायर लगती है। जैसे कि आपने कैंप फायर किया, पार्टी वार्टी की, खूब मस्ती की, है ना, नाच गाना हुआ रात में और उसके बाद आप फिर वहीं छोड़ के चले जाते हैं। वहीं पर आपने लकड़ियों को जलता हुआ छोड़ के चले गए, उसे बुझाए नहीं और फिर वहाँ पर जो है फॉरेस्ट आग पकड़ ली और रात भर में जो है वो आग बढ़ती चली गई। हवा भी अच्छी चल रही थी, वो फैलते चली गई। इस तरीके से फॉरेस्ट फायर हो सकती है। सिगरेट के बट मस्त जला रहे हैं और वहीं पर जला के आपने फेंक दिया, उससे पत्तों में आग लगी, पत्तों से पूरा। क्योंकि जब आप ड्राई सीज़न देखेंगे तो डेसीडियस जो है, जो ट्रॉपिकल डेसीडियस जो फॉरेस्ट होती है, इन रीजन में जितने भी पत्ते होते हैं पतझड़ के सीज़न में पूरे के पूरे नीचे गिर जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अब इन पत्तों में आग लगी, इन पत्तों से पेड़ों में आग लगी और इस तरीके से पूरे जगह पर आग फैल जाती है। तो ह्यूमन केयरलेसनेस सबसे इंपॉर्टेंट, हर चीज़ का एक ही रीज़न है, वो है ह्यूमन केयरलेसनेस। दूसरा है वेदर कंडीशन। जब तक कि वेदर कंडीशन जो है सपोर्टिंग नहीं होगी, ह्यूमन केयरलेसनेस जो है कई बार चल भी जाती है। अब पानी का मौसम है, आपने छोड़ भी दिया बर्ड को तो वो अपने आप बुझ जाना है, सिगरेट का बर्ड वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन अगर ड्राई कंडीशंस हैं, हाई टेम्परेचर है, लो ह्यूमिडिटी है और विंड्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल रही है, तो वो बुझेगा नहीं ऐसी सिचुएशन में और फिर आग लगना शुरू हो जाएगी। और एक बार आग लगी और फिर उसके बाद जब फायर बढ़ती चली जाती है, ऊपर जाने लगती है और ऊपर जनरली जो हवाएं होती हैं वो चलती हैं और उससे फिर स्प्रेडिंग हो जाती है। एरिडिटी, ऑब्वियसली बहुत ड्राई कंडीशन होगी तो चांसेस ज़्यादा हैं फॉरेस्ट फायर के। इसके अलावा इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राई बायोमास। ड्राई बायोमास जो है बहुत अगर आसान से अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बताया जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो जो डेसिडियस ट्रीज़ होते हैं वो शेडिंग करते हैं लीव्स को। कब करते हैं, स्प्रिंग के सीज़न में, बसंत के मौसम में। और जब पूरे पेड़ के पत्ते नीचे पतझड़ के कारण झड़ जाते हैं तो बायोमास अच्छा खासा जमा हो जाता है और यही बायोमास में गर्मी के मौसम में आग लगती है। जनरली आग का जो मौसम है जनवरी से जून के बीच में होता है। और उत्तराखंड में जो रिसेंटली हमें फॉरेस्ट फायर देखने को मिले हैं वो भी जनवरी से ही शुरू हो गए थे उत्तराखंड में और अभी फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1000 ऑफ हेक्टेयर्स में ये फॉरेस्ट फायर फैल चुकी है और उसके कारण 5 लोगों की जान गई है और इसलिए ये आर्टिकल आया हुआ है। सरकार ने जो है तुरंत ही जो है कुछ मेजर्स लिए हैं जो यहाँ दिए हुए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये फॉरेस्ट फायर का वो क्या है, जो पाइन नीडल्स होती हैं, जो हिमालय में आपने देखा होगा जो पाइन के पेड़ होते हैं, पाइन नीडल्स होती है, वो जमा हो जाती है नीचे, है ना, यही बायोमास की हम बात कर रहे हैं और इसी में आग लग जाती है और इसी में आग लगने के कारण फिर फॉरेस्ट फायर फैल मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, और फॉरेस्ट फायर होने लगता है। ये चीज़ें क्लियर है। जनरली समर सीज़न में ही आपको फॉरेस्ट फायर वाली चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि पानी गिर रहा है और फॉरेस्ट फायर आपको मिले।
अगर आप इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, तो 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 35% जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, वो फॉरेस्ट फायर उसमें लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। टोटल फॉरेस्ट फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया लगभग 35% के अराउंड है। मतलब जितनी फॉरेस्ट है उसमें 35% फॉरेस्ट ऐसी है जहाँ पर कभी भी आग लग सकती है। अगर वनरेबल रीजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वनरेबल रीजन कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है नवंबर से जून के सीज़न में। अभी रिसेंटली 2021 में भी आपको उत्तराखंड में बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर देखने को मिली थी, और अभी जो है अभी पिछले कुछ दिनों में भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर आई है। तो हो सकता है कि आपको जो है इस बार फॉरेस्ट फायर से क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये करंट जो सिनेरियो होगा उसे लिख देंगे। 2024 की बात करें तो अभी तक के सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ पर आई है? मिज़ोरम में आई है। उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद असम है, फिर मेघालय है। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताई जा रही है? ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये प्रीलिम्स में डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है मिटिगेशन मेजर की। तो सबसे पहले ह्यूमन केयरलेसनेस, इससे डील करना पड़ेगा। उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरत है। डू एंड डोंट्स बता दो, जो यंग जनता है उनको बता दो कि भाई तुम जो कैंप फायर कर रहे हो उससे फॉरेस्ट फायर हो सकती है, कि भाई आपको ये नहीं करना है। तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो चीज़ ज़रूर करेंगे, लेकिन वो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इससे फॉरेस्ट फायर ना हो। आप उन्हें कैंप फायर करने मना करेंगे, उसी दिन हो सकता है रात में जाके कैंप फायर कर ले, लेकिन वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि उससे फॉरेस्ट फायर ना लगे। तो इतना तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी जेनजी जनरेशन के ऊपर और उनके विवेक के ऊपर। तो इस तरीके से अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कैंपेन होना चाहिए फायर सेफ्टी के ऊपर, और ये सारी चीज़ें अगर होती है तो जो ह्यूमन केयरलेसनेस है उसे डील किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? जो जेनजी उसके बावजूद भी नहीं मान रहे हैं और इस तरह की जो है फायर लगा दे रहे हैं और या फिर उसका कारण बन रहे हैं, तो उन पे स्ट्रिक्ट जो है एनफोर्समेंट होना चाहिए। जो भी रूल्स रेगुलेशन है पेनाल्टी इम्पोज की जानी चाहिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर है इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जब फॉरेस्ट फायर मतलब फॉरेस्ट में फायर लगती है तो उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना ज़्यादा जो है कार्बन सिंकिंग का काम करता है हमारा फॉरेस्ट, और जैसे ही आप फॉरेस्ट को बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, ब्लैक कार्बन रिलीज़ होता है, और इससे अल्टीमेटली जो क्लाइमेट चेंज इम्प्लीकेशन है वो आपको फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो पेनाल्टी इम्पोज करिए, इसके अलावा स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करिए जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं फायर सेफ्टी से रिलेटेड, फायर प्रिवेंशन से रिलेटेड। जैसे कि कैंप फायर को बैन कर दीजिए ड्यूरिंग ड्राई स्पेल पीरियड, ठीक है, जनवरी से मई तक के कैंप फायर को बैन कर देना है। सिंपल एज दैट। तो इतना किया जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? फायर ब्रेक्स एंड फ्यूल मैनेजमेंट किया जा सकता है। क्या होता है, जो फॉरेस्ट है वो एक जगह आग लगी और उसके बाद लगातार एक ट्री से दूसरे ट्री, दूसरे ट्री से तीसरे ट्री, ऐसे जो है फैलती चली जाती है। अगर हम बीच में ब्रेक कर दें, है ना, फायर ब्रेक्स बना दें, एक ट्री से दूसरे ट्री के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बना दिया जाए, है ना, तो ये सारी चीज़ें जब आप फॉरेस्ट लगाते हैं, जब फॉरेस्ट को जनरेट कर रहे होते हैं, तब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। या फिर आपने बीच में जो जितने भी फ्यूल थे, है ना, जो आपके पत्ते थे उनको बीच बीच में सारे पत्तों को हटा दिया, तो सिर्फ शुरू के 4 या 5 उनमें आग लगी और फिर वहीं तक आग रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, तो इस तरीके से आप फायर ब्रेक्स बना सकते हैं, फायर मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो आपकी डेंस वेजिटेशन है उसको थिनिंग कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, ताकि जो है जो सूखे पत्ते हैं वो जले ना। इसके अलावा आप जो डेड वुड है उसे भी क्लियर कर सकते हैं। जो डेड वुड होती है आपके पेड़ों में जो जलती है सबसे अधिक, तो ये चीज़ें करेंगे तो बहुत जो है चांसेस होंगे कि आपकी जो फॉरेस्ट में फायर लग रही है वो ना लगे। इसके अलावा अर्ली डिटेक्शन सिस्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जल्दी से डिटेक्ट हो जाएगी फॉरेस्ट फायर तो प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, कुछ मिटिगेशन मेजर हो जाएंगे। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा का पूरा क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल और आज का लास्ट आर्टिकल है बियॉन्ड द सिमेंटिक्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है।
GS2 GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट जजमेंट आया है मदर ऑफ एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इम्पॉर्टेंट है जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वटी के पर्सपेक्टिव से। तो जब भी आपको सोशल और प्रोग्रेसिव जजमेंट के बारे में क्वेश्चन आए GS2 में, तो यहाँ पर जो रूलिंग आई है इसको आप जो है चिपका सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें कम पूछी जाती है। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपना प्रोग्रेसिव इंटेंट दिखाते हुए जो नॉन बाइनरी पीपल हैं जैसे कि ट्रांसजेंडर मैन, उनको इंक्लूड किया है अंडर द एम्बिट ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ट्रांसजेंडर मैन भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो वो भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और ये चीज़ें रीसेंट जो जजमेंट पास किया गया है उसकी जो लैंग्वेज है उसमें हमें देखने को मिला है। जो रीसेंट जजमेंट था, रूलिंग थी मदर ऑफ एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में, जिसमें 14 साल की बच्ची की जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए केस फाइल किया गया था, उसमें जो टर्म है प्रेग्नेंट पर्सन उसे 40 बार यूज़ किया है। यहाँ पर ये टर्म को एज अ जेंडर न्यूट्रल जो है ट्रीट किया जा रहा है, प्रेग्नेंट पर्सन कहा जा रहा है। प्रेगनेंसी का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि लड़की ही होगी या वुमेन ही होगी, यहाँ पर टर्म को न्यूट्रल करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ये बताना चाह रहा है कि प्रेगनेंसी का जो एम्बिट है उसे हमने खोल दिया है LGBTQ प्लस जो कम्युनिटी है उनके लिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप है जिसमें LGBTQ के जेंडर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जेंडर जस्टिस को एंश्योर किया जा रहा है। जो रीसेंट स्टेप है वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप लॉन्च किया था, उससे रिलेटेड ये रीसेंट स्टेप देखने को मिली है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो जेंडर न्यूट्रल होती जा रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि जो आउटडेटेड लैंग्वेज है वो इंडिया की प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए सही नहीं है, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए सही नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के अगेंस्ट में है। इसलिए जो है इस लैंग्वेज को, जो कि पैटर्नलिस्टिक लैंग्वेज है, जो कि बायस्ड है टूवर्ड्स वन जेंडर या फिर टूवर्ड्स ओनली टू जेंडर्स, नॉन बाइनरी पर्सन के लिए इंक्लूसिव नहीं है, उसको जो है चेंज किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर जो जजमेंट है उन पर पड़ सकता है। तो पहले ही शी यूज़ किया जा रहा था, अब जेंडर जो है न्यूट्रल चीज़ें यूज़ की जा रही है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। सो जो रीसेंट जजमेंट आया है, अगर हम उसकी इम्प्लीकेशन की बात करें तो फार रीचिंग इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे कि नॉन बाइनरी पर्सन या फिर कोई ट्रांसजेंडर मैन है जो कि प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या फिर चूज़ कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, तो उनके साथ हेल्थ केयर सिस्टम में, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में या फिर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करेंगे उसके अगेंस्ट रीसेंट जो जजमेंट आया है वो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये जो लीगल प्रोटेक्शन है वो सभी के लिए है जो कि कैपेबल हैं ऑफ एक्सपीरियंसिंग प्रेगनेंसी। इसका मतलब चाहे वो बाइनरी हो या फिर नॉन बाइनरी हो, जो भी कैपेबल हैं एक्सपीरियंसिंग प्रेगनेंसी, वो सारे लोग जो है उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी भी प्रेजुडिस के अगेंस्ट में। तो ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और कौन सा जजमेंट है। कोट कर दोगे तो आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक सोशल प्रोग्रेसिव जजमेंट है ये, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।